अटेंडेंस लिख रहा है बस वही वहाँ देखेगा, बाकी आप यहाँ देखिए। कल हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी। क्या डिस्कस करी थी, कौन मुझे बताएगा? दो चीज़ें डिस्कस करी थी कल मैंने। क्या डिस्कस करी थी? यूक्लिड वाला चैप्टर जब हमने कल स्टार्ट किया था तो हमने इसमें क्या दो चीज़ें कल डिस्कस करी थी? नंबर 1 पोस्टुलेट तो अभी करे ही नहीं, अब पोस्टुलेट तक पढ़ेंगे आप। कौन सी दो चीज़ें डिस्कस करी थी, जल्दी बताओ। डेफिनेशन, टू साइड डेफिनेशन, अच्छी बात है, डेफिनेशन, और दूसरा एक्सियम। ये दो चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब आज हमें क्या पढ़ना है? कितने पोस्टुलेट है यूक्लिड के? 5। कितने हैं? 5। ये 5 के 5 जब मैं अभी यहाँ पर पढ़ाऊंगी आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाने चाहिए, इस तरीके से कि आप इन्हें कभी नहीं भूलें। तो ये जो आगे भावेश, सीधे बैठो, लिखना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लिखना है। हाँ, नाम लिखो अपना, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। यहाँ सुनिए, ये आपके दिमाग में लिख लेना है, दिमाग में बिठा लेना है यहाँ, ठीक है। घर जाके कॉपी पे लिखते रहिएगा। अभी सुनिए, पहला देखो, इसमें जो 4 पोस्टुलेट है वो बहुत आसान है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 को लर्न करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। 5वें पोस्टुलेट को लर्न करने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, वो थोड़ा बड़ा और समझने वाला। मतलब 4 आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन पूछा ज़्यादातर 5 वाला जाता है। कौन सा पूछा जाता है? 5। वो पूछा क्यों जाता है उसका भी कारण है, क्योंकि वो आपके आगे के चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। उस पर आपके आगे की ज्योमेट्री डिपेंड करती है, इसलिए उसको ज़्यादा पूछा जाता है। और थोड़ा सा लैंग्वेज भी थोड़ा सा ऐसी है कि याद करने में इतनी आसानी से याद नहीं होएगा। तो क्योंकि आप क्लास 9th में हैं और पहले 4 बहुत आसान है तो उनको कम पूछा जाता है। आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला आपसे पूछा जाता है। देखिए पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, इधर देख लो सारे, जिससे नाम लिख के यहाँ देखो। पोस्टुलेट नंबर 1, ध्यान से सुनना और समझना इसको। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है, देखो, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब इसमें क्या है, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आपको? ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। ये इसका पहला क्वेश्चन क्या कहा है, कितना आसान है, ये पूछा जाएगा आपसे, नहीं पूछेगा। कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। मतलब कोई फिक्स है, ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं की जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब एनी का मतलब क्या होता है, किसी से। एनी का मतलब क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला पोस्टुलेट ये समझ में आया? अरे आया। अब इसके साथ एक आपका एक्सियम 5.1, ठीक है। एक्सियम 5.1 किससे रिलेटेड है? ये पोस्टुलेट 1 से रिलेटेड। क्या कह रहा है ये? इससे मिलती जुलती बात है। देखो, गिवन 2 डिस्टिंक्ट, देखो इसने ये तो जरूर कहा कि किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है ये। लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया। क्या? गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। लेकिन अगर आपको पहले से कोई 2 पॉइंट दिए हैं तो ये तो बिल्कुल सच है कि आप यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में कर सकते हो, ये बिल्कुल सच है पोस्टुलेट 1 के द्वारा। लेकिन किन्हीं भी 2 पॉइंट से होती हुई एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जाती है जो उन दोनों से पास होगी। बात समझ में आई? कोई भी 2 पॉइंट अगर आपके पास है तो ऐसी सिर्फ एक ही लाइन होगी जो इन दोनों को छूती हुई जाएगी, इन दोनों से पास होती हुई जाएगी, एक ही लाइन ऐसी होगी। बात समझ में आ गई? समझ आ गई? पहले यूक्लिड ने क्या कहा? यूक्लिड ने क्या कहा पहले अपने पोस्टुलेट नंबर 1 में? उसने कहा किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। एक्सियम नंबर 5.1 में उसने क्या कहा? लेकिन 2 पॉइंट से होती हुई सिर्फ एक ही लाइन जाती है,
पॉइंट से होती हुई सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास होती है, दूसरी लाइन नहीं पास होगी जो इन्हीं सेम 2 पॉइंट से पास होती है। ठीक है, बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। किसी में आगे कह रहा है देखो, लेकिन अगर आपके ये 2 पॉइंट इसने दिखा दिया आपको, इसको प्रैक्टिकली भी दिखाया, इससे ध्यान से देखिए इसको। बुक में ही सारा कुछ होता है बेटा, बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, आप बुक को देखते ही नहीं। ये आपको एक पॉइंट दिखाया इसने, ये दूसरा पॉइंट क्यों दिखाया, एक पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है क्यू, इससे होते भी सिर्फ एक ही लाइन। इसमें और बहुत सारी लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी अदर लाइन ऐसी नहीं है जो इन्हीं 2 पॉइंट से होती है। इन 2 पॉइंट से होने वाली यही सिर्फ एक लाइन है जो इन्हीं 2 पॉइंट से होती है। ठीक है, तो इससे क्या ये बात इससे किसने कही है? पोस्टुलेट में नहीं कही है, ये एक्सियम नंबर 5.1 में कही है कि 2 पॉइंट से होती हुई सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। लेकिन पोस्टुलेट नंबर 1 में क्या कहा है कि किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, माने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इन दोनों पॉइंट से होते हुए सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होती है। क्या कहा? इन 2 पॉइंट से होते हुए सिर्फ एक ही लाइन जाएगी। ये उसने किसमें कहा? एक्सियम नंबर 5.1 में। लाइए मुझे बुक दे दीजिए। ठीक है, अब इसका है पोस्टुलेट नंबर 2। ध्यान से सुनिए, मैं अगला पोस्टुलेट बता रही हूँ। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड किसको कहते हैं? टर्मिनेट वर्ड का मीनिंग पता है आपको? टर्मिनेट माने होता है खत्म होना। आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा था, पहले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट माने खत्म हो जाना, जिसे कहते हैं कि तुम्हें जॉब से टर्मिनेट कर देगी, माने तुम्हारी नौकरी खत्म। एक होता है सस्पेंड, सुना है? सस्पेंड करना मतलब नौकरी से निकालना नहीं होता है। सस्पेंड करने का मतलब होता है आपको कुछ दिन के लिए कहा गया है कि आप 6 महीने तक अपनी जॉब में नहीं आएंगे, वो हुआ सस्पेंशन। लेकिन अगर बोल दिया यू आर टर्मिनेटेड, माने तुम्हारी नौकरी खल्लास। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई टर्मिनेटेड लाइन अगर है, टर्मिनेटेड लाइन मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन खींची, एक लाइन ड्रॉ करी, चौक होगी नहीं इस समय, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करी और मैंने उसको खत्म कर दिया। मतलब मेरे को 5 सेंटीमीटर की लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो मैंने 5 सेंटीमीटर स्केल से ड्रॉ करी, इस साइड एक पॉइंट बनाया एंड पॉइंट, इस साइड दूसरा एंड पॉइंट बनाया, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, नीचे से लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन हुई। ठीक है, लेकिन इसको आप इनफाइनाइटली कहीं तक भी एक्सटेंड तो कर सकते हैं ना भाई। बी वाले पार्ट को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं चाहे जहां तक, और ए वाले पार्ट को भी आगे बढ़ा सकते हैं चाहे जहां तक। यही यूक्लिड ने कहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली या इनफाइनाइटली, कहीं तक भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क पता है ना आपको? लाइन सेगमेंट का एक पर्टिकुलर क्या होता है, कोई लंबाई होती है, और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट बनाए जाते हैं। जैसे आपको छोटी क्लासेस में 5, 6, 7 में आता था ना, ड्रॉ लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर, तो आप स्केल से ड्रॉ करते थे, फिर उसके एंड पॉइंट के नाम लिखते थे, नीचे लिख देते थे कितने सेंटीमीटर, वो होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है वो? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, और एक लाइन जो अभी यहाँ पे ड्रॉ की थी इसने पी से क्यू तक, उसके दोनों साइड को इसने एरो लगाया था, देखा था? जो एरो, उसको कहते क्या कहते हैं? उसको लाइन कहते हैं। लाइन और लाइन सेगमेंट में यही फर्क होता है, लाइन के दोनों साइड एरो बनाए जाते हैं, मतलब लाइन कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही एक हिस्सा होता है जिसको हमने एक पर्टिकुलर लंबाई का बना दिया है। समझ में आया? तो वो इसने दूसरे पोस्टुलेट में, पहले पोस्टुलेट में क्या कहा आप यहीं पे याद करिए। पहले पोस्टुलेट में यूक्लिड ने कहा, क्या कहा कि एक पॉइंट से होती हुई दूसरे पॉइंट तक लाइन खींची जा सकती है, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। ये किसमें कहा उसने? पोस्टुलेट नंबर 1। दूसरे पोस्टुलेट में उसने क्या कहा? अ टर्मिनेटेड लाइन, जो लाइन हमने खींच दी है एक फिक्स लंबाई की, उसको भी हम इनडेफिनेटली आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो दूसरे में उसने कहा अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, की जा सकती है। क्या एक्सटेंड माने बढ़ाई जा सकती है, कहाँ तक? इनडेफिनेटली या इनफाइनेटली, कहीं तक भी बढ़ाई। दो है, दोनों लाइन से रिलेटेड है। ये दोनों याद होगा कि नहीं? अब आते हैं तीसरे पोस्टुलेट में, पोस्टुलेट नंबर 3। ये कह रहा है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बताओ कितना सरल है, ये आएगा कभी पूछा जाएगा। ये कह रहा है किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ये तीसरा पोस्टुलेट है। क्या कहा इसने? किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर का, रेडियस जानते हैं ना सर्कल की,
जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो, छोटी क्लासेस में आपको देते थे ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्री में कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो, किससे? कंपास से, ठीक है ना। तो आप क्या करते थे, कंपास में स्केल से नापते थे 5 सेंटीमीटर, फिर जो कंपास की जो टिप होती है, मतलब नोक होती है, उसको रखते थे और 5 सेंटीमीटर का बना देते थे रेडियस का सर्कल। तो क्या ऐसा है कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस, 5 सेंटीमीटर रेडियस का तो सर्कल बन सकता है, 3 का नहीं बन सकता, या 2 का नहीं बन सकता, या 10 का नहीं बन सकता, या 20 का, किसी भी रेडियस का बन सकता है। किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस को लेकर सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ये इसने किसमें कहा? थर्ड पोस्टुलेट में। अब आप ध्यान से सोचिए, आपने 3 पोस्टुलेट पढ़ लिए यूक्लिड के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 2 पहले और दूसरे वाले किससे रिलेटेड है? लाइन से। और तीसरा वाला किससे रिलेटेड है? सर्कल। क्या आपको ये पढ़ने से नहीं लग रहा है कि ये तीनों पोस्टुलेट जो अभी तक आपने पढ़ लिए स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के बारे में ही बातें कर रहा है ना? ये बातें किसके बारे में कर रहा है? ज्योमेट्री के बारे में। तो इसीलिए इनका अलग नाम दे दिया उसने, इनको क्या बोला? पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट वो वाले यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और बाकी जो कल हमने बात करी थी एग्जाम्स की, जैसे ये कह रहा है कि पूरे में मतलब इक्वल में इक्वल ऐड करो तो इक्वल आता है, इक्वल से इक्वल सब्ट्रैक्ट करो तो इक्वल रह जाता है, ये क्या सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में है? ये मैथमेटिक्स के केस में, जैसे मैं आपसे कहूँ तुम्हें भी 2 रोटी दी मम्मी ने तुम्हारी और मुझे भी 2 रोटी दी, फिर तुम्हें भी एक और दी और मुझे भी एक और दी, तुम्हारे पास भी 3 हो गई, मेरे पास भी 3 हो गई। तो ये क्या, ये तो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है ना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स में ही यूज हो रहा है, ठीक है। दो चीजें एक सेम चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। क्या ये सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में? जैसे मैंने कल हाइट वाला एग्जांपल दिया था, ये तो रियल लाइफ सिनेरियो है ना, आपकी हाइट के बारे में बात कर रही थी। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है। कोई भी 2 बराबर चीजें जो किसी तीसरी चीज के इक्वल होगी वो आपस में इक्वल होंगी, एक जनरल बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स या ज्योमेट्री में ही कही जा रही है। लेकिन ये 3 पोस्टुलेट जो मैंने अभी बताई ये सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसका किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है। तो इनको इसने कहा पोस्टुलेट। बात समझ आ गई? अब चौथा देखिए, फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? ऑल, देखो कितना इजी है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये कभी नहीं देगा आपको, इसलिए मैंने कहा था शुरू के 4 आपसे कभी नहीं पूछता। इसने कहा कि सारे राइट एंगल बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि हर राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। तो जब सभी 90 डिग्री के होंगे तो सारे इक्वल ही होंगे। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पोस्टुलेट आपसे नहीं पूछता एग्जाम में। अगर मैं भी आपको दूंगी PT1 में तो मैं आपको 5वां ही दूंगी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए लगभग, ठीक है। और आपकी बुक में कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। आप क्या चाहते हैं कि PT1 में आपको कितने चैप्टर दिए जाए? 3 चैप्टर में है ही क्या? तीसरे में तो कुछ है ही नहीं, एक एक्सरसाइज है, उससे क्या दूंगी? पेपर ही नहीं बन पाएगा भाई। 3 में तो पेपर ही नहीं बन पाएगा। एक दूसरे ही चैप्टर में तो कुछ है, फर्स्ट में तो एक ही एक्सरसाइज है, तीसरे में एक ना के बराबर जिसमें खाली प्लॉटिंग करनी है आपको, उसके कोऑर्डिनेट लिखने वाला वही तो है। उससे मैं पूरा पेपर कैसे बना दूँगी? 40 नंबर का पेपर बनाना है तो 40 नंबर का मटेरियल देने के लिए भी तो होना चाहिए। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो एक भी नहीं है भाई। पहले और तीसरे चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है जो 4 नंबर में दिए जा सके? है ही नहीं, कहाँ से दूंगी? 4 नंबर का क्वेश्चन भी तो देना है मुझे, 3 का भी देना है। तो एक इसमें सेकेंड ही बचता है कि जिसमें थोड़ा बहुत दिया जा सके। और कल मैंने आपको चौथा चैप्टर पूरा कराया है, उसमें भी मात्र 2 एक्सरसाइज है और वो दोनों में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 3 या 4 नंबर में दिया जा सके, है नहीं है। इसमें जो आगे हुआ करता था वो इसमें से सब गायब कर दिया बुक में से। तो आपको मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा चैप्टर दूँ जिससे कि मुझे पेपर में देने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएं और आपका भी रिवीजन हो जाए। अब डिसाइड आप करिए कि 4 या 5? 4। ऑब्वियसली आप 4 ही कहेंगे, आप क्यों 5 कहेंगे? वो कह रही है 5। चलो ये मैं खाली आपसे जनरल राय ले रही हूँ, आपके कहने पे थोड़ी ना मैं पेपर, आपके कहने से पेपर बनेगा। 4 देंगे, कोशिश करूंगी कि 4 दे दूं। अगर यूक्लिड वाले में से एक आध अगर मैं कोई डाल दूँ पोस्टुलेट वगैरह तो वो याद कर लेना फिर भी, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ा नहीं है अभी हमने। अभी शायद आपके 25-26 से होंगे PT1, तब तक तो आप कितना पढ़ लेंगे? आधी किताब, पौनी किताब पढ़ डालेंगे आप, ठीक है। तो देखेंगे 4 में कोशिश करूँगी वैसे 4 ही दूँ, ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, सिर्फ एक्सरसाइजेस पढ़ के मत आना, एग्जाम्पल्स भी पढ़, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम्पल से भी फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सरसाइज में देने के लिए मैटर नहीं है।
तो जो लीनियर इक्वेशन वाला है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, वो एग्जाम्पल्स भी आप देख लेना। मैं एक आपको हिंट दे दे रही हूँ कि एग्जाम्पल्स में से भी आ सकता है, तो यू ऑल्सो प्रैक्टिस एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको मैं आपको वैसे बताती हूँ, इसके 5 पोस्टुलेट को क्या कहता है। पोस्टुलेट नंबर 5, यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको। यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट है, 5th पोस्टुलेट, 5th पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। मतलब मैंने आपको बता ही दिया, मैं जब पेपर फ्रेम करूंगी आपका PT1, PT2, PT3 तो मैं ही फ्रेम करूंगी, ठीक है। PT3 तक, और आपका सिर्फ फाइनल होता है। उसके बाद आपको पता ही होगा कि 9th का और 10th का एक जैसा होता है, तो आपके हाफ ईयरली नहीं होते हैं, उनमें सीधे आपका क्या होता है, फाइनल होता है, 3 सीरीज होते हैं। तो मैं आपके पेपर जो फ्रेम करूँगी PT1, PT2 और PT3, इसमें जो मैं क्वेश्चन फ्रेम करूँगी, मैं तो आपको नहीं दूंगी 1 से 4 तक, लेकिन हो सकता है मैं आपको उल्लू बना दूँ, तो आप याद कर लेना। पर याद आपको 5 होने चाहिए, क्या पता मेरे मन में आए तो मैं 2 दे दूँ, ऐसा भी हो सकता है। एक सिंगल तो मैं नहीं दूंगी, तो ऐसा दे सकती हूँ कि दूसरा या तीसरा लिखिए, पहला और तीसरा लिखिए, तीसरा चौथा लिखिए, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर मैं कोई एक पोस्टुलेट दूंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि 5th वाला दूँ, ठीक है ना। और फाइनल एग्जाम का जो आपका पेपर आता है वो आपका आगे से आता है, वो यहाँ नहीं बनता पेपर, उसको पूरे, और वो पूरे रीजन में एक ही पेपर आता है। मतलब देहरादून रीजन के अंदर जितने केवीज आते हैं उन सब में एक ही पेपर आता है। वो उसको कोई एक टीचर बनाता है पूरे रीजन का, उसके पास वो कॉन्फिडेंशियली आता है लेटर कि आपको 9 का पेपर बनाना है, तो वो पूरे रीजन में एक ही आता है, ठीक है। और एक ही दिन होता है, मतलब अगर पता चला देहरादून में आज हो गया, आपके यहाँ कल तो लीक हो जाएगा ना, तो डेट शीट भी वहीं से आती है फाइनल की, तो एक ही दिन सबका होता है। अब 5वां पोस्टुलेट क्या कहता है, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा माइंड मेकअप करा, सुनिए कहता क्या, एकदम से आपको समझ भी नहीं आएगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। कुछ समझ आया? कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए, आपको पढ़ के इसमें कुछ समझ नहीं है। ये कह रहा है, अब मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, तभी आप समझ जाएंगे। ये कह रहे हैं जब 2 स्ट्रेट लाइन पर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन, अभी ऐसे नहीं बनाते, तो ऐसे बनाते, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब 2 स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, पैरेलल लाइन नहीं कह रही, स्ट्रेट लाइन, अगर 2 स्ट्रेट लाइन पर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल होती है, फॉल होना मैंने गिरती है, ठीक है। अगर 2 स्ट्रेट लाइन पर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, तो जिस साइड के भी, जो देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल है कि नहीं, इंटीरियर मैंने अंदर साइड के, और ये दोनों इस साइड के इंटीरियर एंगल है कि नहीं, अरे है या नहीं, हाँ ना बोलो। ये दोनों भी इंटीरियर एंगल 1 और एंगल 2 भी इंटीरियर एंगल है इस साइड के, लेफ्ट साइड, और एंगल 3 और एंगल 4 भी इंटीरियर एंगल्स ही है, ये राइट साइड के इंटीरियर एंगल। तो ये क्या कहता है, ये पोस्टुलेट ये बताता है कि जिस साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम हो, क्या बोला इसने, देखो इसने बोला कि स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक साइड वाले, और फिर टेकन टुगेदर लेस देन द 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल का मतलब कितना हो गया, 180। तो जिस साइड के भी, मान लिया आपको दिख ही रहा है भाई, इस साइड का ये 90 से कम है ना ये वाला, तो अगर इन दोनों का सम, ये कह रहा है ना, अगर जिस साइड के भी 2 एंगल का सम 180 से कम होता है, लेस देन 180 होता है, तो उस साइड को अगर आप ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये लाइन क्या करेगी, मिल जाएगी, ठीक है। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जिस साइड 2 राइट एंगल से कम होगा तो आगे ले जाने पर ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि ये एक दूसरे की तरफ झुकती जा रही है। जबकि जो आपकी कॉपी की लाइन होती है ना बेटा, ये कॉपी पे जो लाइन होती है, इसमें इस साइड भी 180 डिग्री का एंगल बनता है दोनों का सम,
और इस साइड भी 180 बनता है, मतलब इंटीरियर एंगल का सम इधर भी 180 होता है, इधर भी, इसलिए ये हमेशा सीधी ही रहती है, कभी कितना ही आगे तक ड्रॉ कर लीजिए कभी मिलती नहीं है। तो यूक्लिड ने ये कहा कि जब दो लाइंस पे तीसरी लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पे तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल करती है तो जिस साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होता है, यानी 180 नहीं लिखा उसने, टू राइट एंगल बने 90 यानी 180 हो गया, कम होता है, उस साइड क्या होता है, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस माने आगे बढ़ाई जाए, इफ प्रोड्यूस माने अगर आगे बढ़ाई जाए, इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, ठीक है, कहीं तक भी आगे बढ़ाई जाए, मीट ऑन द साइड, इसी साइड पे मिल जाएंगे, मीट ऑन द साइड, किस साइड पे, जिस साइड पे जो इनका सम है वो 180 से कम है, ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल, उस साइड पे मिल जाएगी। जबकि दूसरी साइड में ये 180 से ज़्यादा है तो इस साइड को बढ़ाएंगे तो इधर ही फैलेगी, कभी नहीं मिलेगी, लेकिन किधर साइड को मिल जाएंगी ये, जिस साइड इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम, ये यूक्लिड ने कहा। अब परेशानी कहाँ आती है, आप इसको तो समझ गए, इस पोस्टुलेट में कहा क्या है तो आप समझ गए ना। तो पोस्टुलेट को आपने एज इट इज यूक्लिड की लैंग्वेज में रट्टा मार, आप इसमें अपनी लैंग्वेज में इसको मोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरीके का लॉ, नियम या स्टेटमेंट है। जब दूसरा कोई स्टेटमेंट देता है, किसी मैथमेटिशियन ने दिया हो, किसी साइंटिस्ट ने दिया हो, कोई लॉ बताया, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते तोड़ तोड़, तो आपको एज इट इज यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को ऐसे ही लर्न करना, जहाँ कॉमा है वहीं कॉमा लगाना है, जो लिखा है वैसे लिखना है, याद करना। तो ये 4-5 लाइन का है, 3-4 लाइन का, तो इसको थोड़ा सा लर्न करना टफ, कहने का ये बात समझ आ गई, आगे बढ़ जाए। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये दूसरी बात कह रहा है, ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि किसी सिंगल पॉइंट से ये पॉइंट है, इससे एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, सही कह रहा है, नहीं बहुत सारी ड्रॉ हो सकती है, ठीक है ना। ये जो हमने सिंगल लाइन वाली बात पढ़ी थी, 2 पॉइंट के लिए पढ़ी थी, 2 पॉइंट से होती हुई एक सिंगल लाइन ड्रॉ सकती है, और एक ही पॉइंट से होती हुई कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला ट्रू है कि फॉल्स है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये फॉल्स, ठीक है। दूसरा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, उल्टी बात कर कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से होके इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हो सकती है, नहीं, इनफाइनाइट वाली बात इसने पहले वाले के लिए कहनी चाहिए, और ये दोनों के लिए अपोजिट बात कह रहा है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। अभी मैंने आपको बताया था कोई लाइन अगर मैंने यहाँ पे खत्म कर दी, इसका नाम ए भी लिख दिया, तो क्या इसको और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, इनफाइनाइटली बिल्कुल किया जा सकता है, इसको कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर को भी कर सकते हैं और इधर को। तो ये वाला जो तीसरा वाला है ये क्या है, ट्रू है, तीसरा वाला क्या है, ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू है। फिर है इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, अगर 2 सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियस इक्वल होगी कि नहीं होगी, भाई इक्वल होगी, तभी तो एक, मान लिया एक तुमने 10 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रॉ किया और दूसरा 7 का करे, तो क्या दोनों इक्वल होंगे, नहीं, तभी तो इक्वल होंगे जब ये भी 10 सेंटीमीटर रेडियस का है और दूसरा भी, तो ये चौथी वाली बात भी ट्रू है। अब देखो ये कह रहा है इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, अगर ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है इसके, ठीक है, और पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई के इक्वल है। अभी इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ बताया था क्या, मदद पाई या कल बताया था कुछ, क्या बताया था, जब 2 चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल होती है, ठीक है, तो वो आपस में भी इक्वल होती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो क्या होगा, ये और ये भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इन फिगर इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई, ये ट्रू है कि नहीं है, ये ट्रू है। किससे ट्रू है ये कल आपने एक्सियम्स पढ़े थे कुछ यूक्लिड के, उसमें ये बात उसने बताई, बाहर बार देखो क्योंकि इधर देखो पटपटाने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मैं आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि ये हम जानते हैं। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, कौन बताएगा मुझे पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। पैरेलल लाइंस की बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन बता सकते हैं पैरेलल लाइन, बताओ। कोई बच्चा है पूरी क्लास में जो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बता देगा। जो लाइन आपस में मिलती नहीं, ठीक है, जो लाइन कभी भी आपस में मिलती नहीं है, आपको इंग्लिश में बताना, ठीक है।
दो द लाइन्स विच नेवर टू लाइन्स विच नेवर मीट्स, और या आप ये कह सकते हैं कि दो लाइन्स जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह पे इक्वल होता है। तभी तो नहीं मिलती है, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना वो हर पॉइंट्स पे इक्वल ही होता है। अगर एक साइड भी कम दूसरी साइड ज़्यादा हो जाए तो उसी साइड मिल जाएगी जिस साइड कम हो जाए। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि जिन लाइंस के बीच में इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है, वो पैरेलल लाइंस होती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन लाइंस के बीच में अगर ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाए तो अल्टरनेट एंगल्स जहाँ इक्वल होते हैं वो पैरेलल होती है। लेकिन सिंपल डेफिनेशन आप यही कह सकते हैं कि द टू लाइंस विच नेवर मीट्स, ठीक है, जो कभी मिलते नहीं है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज सेम एट एवरी पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं पैरेलल लाइन कहते हैं। लेकिन ये जो मैं बोल रही हूँ आपको याद नहीं रहेगा, दोबारा जाके देख के लिखते हैं। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस, किसको कहते हैं, ये बहुत आसान है। आपको लाइंस इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 90 डिग्री देन द लाइंस आर, ठीक है, द टू लाइंस विच हैज द एंगल 180 डिग्री बिटवीन देम, सॉरी 90 डिग्री बिटवीन देम, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइन सेगमेंट अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, अभी तो बताया मैंने, ऐसी दो लाइन जिनके जो एंड पॉइंट्स हो, मतलब जो जहाँ पर दो हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची है, खत्म हो जाए लाइन, तो उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछली क्लास में आपको लाइन सेगमेंट और लाइन के बीच का अंतर बताया था, तो वही पूछा है लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन। तो इसकी सबसे इजी डेफिनेशन यही है कि वो लाइन जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट। कॉपी पर आप जितनी लाइन खींची, सॉरी बुक में जितनी लाइन ड्रॉन देखते हो ना, ये सारे लाइन सेगमेंट ही है, क्योंकि इनके उसमें कुछ ना कुछ क्या लिख रखे हैं, एंड पॉइंट्स। उसके बाद है रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये बता, ये तो बहुत आसान है। सर्कल का रेडियस किसको कहेंगे, ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये यहाँ से यहाँ तक मैंने रेडियस, ये रेडियस कहेंगे किसको, क्या कहेंगे आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड रेडियस, सॉरी सर्कमफ्रेंस, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। कहाँ से, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, यानी जिसको बाउंड्री ऑफ द सर्कल कहते हैं, वहाँ तक अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो वो सारी रेडियस एक सर्कल की क्या एक ही रेडियस ड्रॉ हो सकती है, नहीं, बहुत सारी कितनी भी कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि लाइन जो है वो सेंटर से लेके कहाँ तक जानी चाहिए, सर्कल तक, ना बाहर जानी चाहिए ना अंदर रहनी चाहिए, इसको टच करनी चाहिए सर्कल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद है अगला स्क्वायर, किसको कहेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल द साइड्स इक्वल एंड ऑल द एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है, बस इतना ही है। आगे कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, ठीक है, दोनों पोस्टुलेट को पहले पढ़ लो, कह रहा है given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. ये कह रहा है कि अगर आपको दो पॉइंट दिए, क्या दिए हैं, दो पॉइंट, एक का नाम अगर A है, एक का नाम अगर B हो, तो इनके बीच में एक तीसरा पॉइंट होगा C है, इन ठीक है, बीच में कौन सा पॉइंट होगा, there exist at least 3 points that are not on the same line. ऐसे 3 पॉइंट हो सकते हैं जो सेम लाइन पर ना हो, सेम लाइन पर ना, ये दो बातें इससे अलग अलग करें। अब इससे रिलेटेड ये आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पढ़ो, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो इसने पहली बात कही, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपको ठीक लग रहे हैं या इसमें पढ़ने से आपको लग रहा है कि इसमें बात पूरी नहीं हो रही है, कुछ मिसिंग है, क्या ये कंसिस्टेंट है, मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मिसिंग है कुछ, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। डू दे फॉलो, क्या ये यूक्लिड के किसी पोस्टुलेट को फॉलो करती हुई बात कह रहे हैं, ये सारी बातों पर गौर करके आपको एक्सप्लेन करना। पहली बात आपने पढ़ी, कह रहा है कि given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between the A and B. ये कह रहा है कि अगर दो पॉइंट है तो उनके बीच में एक पॉइंट होगा जो इनके बीच में होगा,
अब बताओ इसमें क्या क्या लग रहा है? ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ठीक स्टेटमेंट है, या ऐसा लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है? अगर ये कह रहा है दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो इनके बीच में आएगा, कोई जवाब नहीं, ना हाँ ना 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 सही ना कुछ लग रहा है आपको, उसको पढ़ने से कुछ आइडिया आ रहा है? दूसरे में इन्होंने कहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कम से कम ऐसे 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जो एक ही लाइन पर ना हो। बताओ 3 ही पॉइंट होंगे ऐसे? आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कुछ क्लिक नहीं कर रहा है? आज घर जाके आपके दिमाग में जो आएगा इससे रिलेटेड लिख के लाओगे रफ कॉपी। ये क्या कह रहा है? पहले में ये कह रहा है कि 2 पॉइंट है तो उनके बीच में एक पॉइंट सी आएगा, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उनके बीच में आएगा सी। दूसरे में ये कह रहा है कि कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होंगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन पर ना हो। जैसे 3 पॉइंट सेम लाइन पर हो भी सकते हैं बेटा, ठीक है, और नहीं भी हो सकते। ऐसा भी हो सकता है कि एक बाहर हो 200 होती भी लाइन जा रही है। तो इससे ये जो 2 बातें कही गई है ना, इससे आपके दिमाग में क्या रिजल्ट दिख रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरी बात है या कहीं कुछ मिसिंग है, ये स्टेटमेंट पूरा नहीं है, इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है? एक तो होता है ना, जैसे मैं कहती हूँ 2 + 2 = 4, तो ये सीधी सी बात है, इससे एक रिजल्ट निकलता है, पर्टिकुलर रिजल्ट जो कंसिस्टेंट बात है कि 2 और 2 जोड़ के क्या होता है? 4 ही होता है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आप समझ जा रहे हैं कि 2 + 2 4 होता है, तो ये कंसिस्टेंट बात है। तो ऐसे ही क्या इनसे आपको कुछ कंसिस्टेंसी पता चल रही है, या लग रहा है कि इससे ये रिजल्ट पर्टिकुलरली नहीं निकाल सकते? मतलब ये नहीं कह सकते कि 2 पॉइंट के बीच में एक ही पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ये पूरी बात नहीं है। क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है? उस बारे में आज आप लिख के लाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर कल इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप खुद रिजल्ट पहले सोचेंगे कि ये क्या बात कह रहा है, पूरी बात हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्लास में, सच तो ये है, और यही सर्वमान्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। क्लास 9 को कुछ नहीं पता कि क्लास में हो गया। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर क्लास 9 केवी अद्वानी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है ना, फाइनल एग्जाम में भी, PT1 में भी, PT2 में भी, फाइनल में भी। ये बेस्ट क्वेश्चन है पूछने के लिए, एक ये वाला और एक ये वाला छठा वाला। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ पूछने के लिए है भी नहीं। अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो एक तो 1 नंबर में देगा तो वो देगा जो AB = PQ, PQ = वाला नहीं था, 3 लाइन्स जो दी थी फर्स्ट, और ये अगर पेपर में देने के लिए है तो ज़्यादा यही है, या फिर पोस्टुलेट पूछेगा या एग्जाम्स पूछेगा। ये क्या है? इफ अ पॉइंट C lies between the 2 points A and B such that AC = BC, then prove that AC = half of AC। क्या कह रहा है? यहाँ से इधर देखो, ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक लाइन है AB, यहाँ देखो, कह रहा है अगर आपके पास एक लाइन है AB, उसके बीच में एक पॉइंट C है, C इस तरीके से है कि AC जो है वो BC के इक्वल है, ये इससे गिवन है, ये दिया है। तो ये कह रहा है आप ये प्रूव करिए कि जो AC है, तो प्रूफ में लिखेंगे इसको, आपको प्रूफ ये करना है कि जो AC है ना वो हाफ ऑफ AB है। अब ये तो आप जानते हैं, अगर हम इन जनरल व्यवहारिक बात करें, मतलब डे टू डे लाइफ की, तो आप समझ ही जाएंगे कि मैम जब आप कह रहे हो ये इसके बराबर है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि AC जो है वो AB का आधा है, यही मतलब हुआ ही। लेकिन इस बात को हमने प्रूव करना मैथमेटिकल, ठीक है? समझ तो आप गए कि जब ये बीच में है और ये इक्वल है तो इसका यही मतलब तो हुआ कि AC जो है AB का आधा है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो आप इसमें कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे AC प्लस प्रूफ में लिखेंगे। पहले आप गिवन ड्रॉ करेंगे, जब एग्जाम में आएगा पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर गिवन लिखेंगे, फिर प्रूफ लिखेंगे, फिर प्रूफ लिखेंगे। आप लिखेंगे कि AC + BC = AB होगा, ये तो हमको दिख ही रहा है, इसको और इसको ऐड करके पूरा AB बन जाएगा। अब जो है वो AC = BC है, ऐसा आपको दे रखा है, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे गिवन है ये। तो इसका मतलब है कि जहाँ BC है उसकी जगह भी AC लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे AC + BC को भी AC ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, = AB इस इक्वेशन। तो ये कितना हो गया? 2AC हो गया, 2AC = AB। जब 2AC
बता दूं, ये क्वेश्चन जब भी हम PT1 में देते हैं ना बेटा, PT1 में देते हैं या फिर PT2 में देते हैं, अगर फिफ्थ चैप्टर में PT2 में दिया तो PT2 में देते हैं। इस क्वेश्चन को आज तक मैंने जितनी कॉपीज चेक करी है 90% बच्चे इसको गलत करते हैं। है ही क्या इसमें? 2 लाइन का क्वेश्चन है और 90% बच्चे इसको गलत करके आते हैं, उनको ये 4 लाइन लिखनी नहीं आती। 6th क्लास के बच्चे को भी अगर इसको समझा दोगे तो वो भी कर लेगा मेरे हिसाब से, ज्योमेट्री का इतना इजी क्वेश्चन है। और यूक्लिड में ये 1 ही 2 क्वेश्चन है ही जो जिनको करने लायक, तो वो भी आप गलत करते हैं। अब उसके बाद देखिए, डाली हुई ना, ये देखिए ये हो गया। उसके बाद आइए इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। भाई क्वेश्चन 4 के हिसाब से जो सी वाला पॉइंट है उसको मिड पॉइंट कहेगी कि नहीं कहेगी? ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये प्रूव करो कि हर लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। कैसे प्रूव करेंगे? कोई बताएगा? बता देगा कोई? है इतना महान जो बता दे कि हर, नहीं मिटा ले भाई, बताओ कोई बताएगा कि किसी भी लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है करके? कैसे प्रूव होगा? 2 क्यों नहीं हो सकते हैं? 2 क्यों नहीं हो सकते? बीच का नहीं होगा। आप इसको ऐसे लिख के आओगे, मैं इसमें बीच का नहीं होगा है, ऐसे लिख के आओगे। देखो हम इसको कैसे करेंगे, जब इसका प्रूफ लिखेंगे ना तो आप लिखेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रही हूँ, सब बच्चे एग्जाम में ऐसे करेंगे, नहीं आएगा। आप कहेंगे लेट वेयर इज अ लाइन AB which has 2 midpoints C and C'। हम ऐसा होता है ना मैथमेटिक्स में, कई बार हम जो प्रूव करना होता है उसको उल्टा सपोज करते हैं। अब ये कह रहा है कि किसी भी लाइन का सिर्फ एक ही बीच का पॉइंट हो सकता है मिड पॉइंट। हम सपोज कर ले रहे हैं कि लेट 2 मिड पॉइंट है, तो क्या होगा? अब ये 2 मिड पॉइंट जो हमने सपोज करें, हम अपनी ही बात को लास्ट में गलत साबित कर देंगे। क्या साबित कर देंगे? गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो जब हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे, इसका मतलब जो बात ये कह रहा है वो ठीक है, फिर उसका मतलब तो कैसे करेंगे? इसका एक फिगर भी आप बना लेंगे, A बनाइए, B बनाइए, यहाँ पर C बनाइए, C के बगल में C भी। आप कह रहे हैं कि दोनों ही मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसके हिसाब से, क्योंकि ये रेफरेंस दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जिस तरीके से प्रूव करा उसके हिसाब से ये बनी बात कि भाई आप प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में आप लिखेंगे कि सिंस C इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि C मिड पॉइंट है, क्योंकि C क्या है? मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AC इक्वल्स टू BC, है ना? बट हम कह रहे हैं बट C डैश इज ऑल्सो मिड पॉइंट। हम कह रहे हैं C डैश भी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? AC डैश इक्वल्स टू BC डैश। समझ में आया? भाई जब C मिड पॉइंट है तो AC इक्वल्स टू अब C डैश भी मिड पॉइंट है, तो क्या हो गया? AC डैश इक्वल्स टू BC डैश। जो AC है ना, इसे एक रिजल्ट और निकलेगा, यहाँ पर जगह निकला। जो AC है, जब ये दोनों बराबर है तो जो AC है वो भी हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ AB हो जाएगा, और जो AC डैश है वो भी हाफ ऑफ AB हो जाएगा। भाई क्योंकि हम कह रहे हैं कि C भी मिड पॉइंट है, C डैश भी मिड पॉइंट है, 2 मिड पॉइंट है, तो AC भी हाफ ऑफ AB हो गया, AC डैश भी हाफ ऑफ AB। ये वाली साइड बराबर है कि नहीं? दोनों की राइट हैंड साइड, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है ना? अगर ये क्वेश्चन 3 कहूँ, ये क्वेश्चन 4 कहूँ, तो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो यानी लेफ्ट वाली चीज़ भी बराबर होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि AC इक्वल्स टू AC डैश हो जाएगा। माने AC और AC डैश बराबर है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है A और A, और C और C डैश अलग पॉइंट है। ये जो सिचुएशन है, इसके बाद आप लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन
It is possible only when C coincide with CD. ये तभी हो सकता है जब C के ऊपर ही क्या हो, C डैश, यानी C और C डैश एक ही पॉइंट, वरना कभी भी AC और AC डैश बराबर कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी लाइन का सेम है और फाइनल पॉइंट हम अलग अलग बता रहे हैं, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट। तो फिर आप लिखेंगे इट कंट्राडिक्ट्स विद आवर अजम्पशन कि सी और सी डैश अलग अलग पॉइंट है, हमने ऐसा अजम्पशन किया था, तो ये हमारे अजम्पशन को क्या करती है, बात कंट्राडिक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइन ए बी विल हैव ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इससे तो अगर हम अलग अलग मान रहे हैं तो इससे हमारा रिजल्ट ये आ जाए, और ये कभी हो ही नहीं सकता, ये एक ही कंडीशन में हो सकता है जब सी और सी डैश क्या हो, एक ही। ऐसे क्वेश्चंस आप आगे भी करेंगे जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना होता है उसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं, फिर अपनी ही बात को क्या करते हैं, गलत साबित कर देते हैं, इट मीन्स उसकी अपोजिट बात करते हैं।